वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसके कौल और अमल से दूसरे इंसान की माल, जान और इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। एक मुझे उन लोगों के लिए मेंटल थेरेपी बताएं कि जो लोग वीक रिलेशनशिप या डिवोर्स जैसे दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये जो तलाक़ है ये रब ताला के गज़ब को जगाता है। कुछ रिवायत है कि ये आसमान थर थर आता है। मर्द की साइकोलॉजी ये है कि मर्द फॉरगेट ही नहीं करता। मर्द तो 25 साल की शादी के बाद भी अगर इतनी सी बात उसको पता लग जाए कि इसका रिश्ता आया था, वो उस पर ही अटक जाएगी उसकी सुई। सेकंड मैरिज को बहुत गलत समझा जाता है। तो हमारे यहाँ इमीडिएटली एक लेबल आता है कि ये अयाशी के लिए कर रहा है। मफरूज़े इतने गलत हैं कि हम समझते हैं कि शादी जो हम कर रहे हैं ये शायद किसी जिनसी निकास के लिए कर रहे हैं। 20 साल लड़की, 25 साल लड़की वो चाहेगी कि मैं 50 साल आदमी से शादी करूं, लेकिन मैं 28 साल वर्किंग बंदे से शादी ना करूं, मेहनती बंदे से शादी। फिर भी एक तरफ वो जो 50 साल बंदे की तरफ वो निशानदेही करती है कि मैंने इसी से शादी करनी है, वो फिर पैसा भी चाहती है। पैसा भी नहीं, पैसा ही चाहती। जो सबसे ज़्यादा गैर महफूज है वो पैसे वाला शादीशुदा मर्द है। हम कहते थे कि हम वो औलाद हैं जो अपने माँ बाप की हर बात मानते थे, लेकिन अब जो औलाद है, मैं पूछूं अपने बच्चों से तो वो कहते हैं हमने आपकी सुननी नहीं। बात वो माननी चाहिए जो सही हो। क्या उस बच्चे की जिसको आपने पब्लिक में थप्पड़ मारा है उसकी इज्जत नफ्स नहीं थी? क्या वो मजरू नहीं हुई है? वो बड़ा क्लियर गाइडलाइन है कि जनाब तनकीद जो होगी तन्हाई में और हौसला अफजाई होगी पब्लिक में। पहली बात तो ये कि मेरे दीन में थप्पड़ अलाउ ही नहीं है, तो पहले तो आपने ये दीन की वायलेशन की। हम ये नहीं कहते कि बच्चे हमारा फरमा बरदार हो, जो हम ये कहें कि वो बस एक अच्छे इंसान बन जाए। बच्चा मेरा फरमा बरदार ना हो, बच्चा अल्लाह के हुक्म का फरमा बरदार हो। मेरा फरमा बरदार जो है वो इसलिए कि जो बस जो मैं कहूँ वो गलत हो तो भी एक्सेप्ट करे, जो सही हो वो भी एक्सेप्ट करे। ये सोच ही गलत है और ये तरबियत के अगेंस्ट जाता है। बच्चे से पूछे तो बच्चे कहते हैं हमें माँ से प्यार है, माँ के नाम पे हॉस्पिटल हैं, माँ के नाम पे इदारे हैं, माई मदर इज़ बेस्ट। फादर का कुछ भी नहीं। फादर को उसका मुकाम मिला ही नहीं है, मुझे लगता है पाकिस्तान में। जब तक माँ जहर घोलती रहेगी, जब तक बाप को विलन शो करती रहेगी, तेरा बाप आएगा ये नहीं करेगी, तेरा बाप आएगा ये करेगी, बाप को इज्जत कब करा रही है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और मेरे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और हमारा पॉडकास्ट भी आज का बहुत स्पेशल होने जा रहा है। हमारी सोसाइटी में सेकंड मैरिज और डाइवोर्स आम हो गई है। मसला ये नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं, मसला ये है कि हमने अपने रिलेशंस को इस तरह निभाया ही नहीं है जिस तरह निभाने का हक़ होना चाहिए था, और इन्हीं रीज़न्स की वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने अजीज़ गेस्ट से, डॉक्टर इमरान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। यू आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा, आजकल देखा जाता है सेकंड मैरिज को बहुत गलत समझा जाता है। सेकंड मैरिज का हम नाम सुनते हैं, हम कहते हैं बहुत गलत है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? देखिए, आपने जो अभी जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अभी फरमाया जी कि आजकल तलाक बहुत ज़्यादा हो रही हैं और सेकंड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा। तलाक की हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ज़ाहिर है हमारा एक मेंटल हेल्थ सेंटर है, मैं खुद एक मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैरिज काउंसलर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, तो इसलिए हमारे पास आदाद शुमार हैं। और आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तलाक का जो रेशियो इस वक्त है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में 34% जी, ऐसे ही है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही। लेकिन जो आपने दूसरी बात की है कि जी दूसरी शादियां बहुत हो रही हैं, वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि शादियां ही नहीं हो रही हैं। तो आप कह रही हैं दूसरी शादियां बहुत हो रही हैं। अगर आप देखें कि शादियां नहीं हो रही हैं, ठीक है, दूसरी शादियों को बुरा समझा नहीं, जा रहा ये है। दूसरा सवाल है ना। मैं आपको सिर्फ उस इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जो आपने इंट्रोडक्शन में बात की कि दूसरी शादियां बहुत हो रही हैं। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर शादियां नहीं हो रही हैं। जो एज बढ़ती जा रही है लड़कियों की भी और लड़कों की भी, और शादियां नहीं हो रही क्योंकि बहरहाल उनको शायद दूसरे फ़वाइद बग़ैर शादी के हासिल हो रहे हैं, तो इसलिए वो शादियों के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, कमिटमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो शादी करेगा तो फिर दूसरी शादी तक कहानी पहुंचेगी। दूसरी तरफ जो आपने बात कही कि जो दूसरी शादी जो है वो एक गलत जो है वो समझी जाती है, एक नफ्सियात समझिए। नफ्सियात खातून की ये है कि वो मर्द अगर उसको अपनी सारी हिस्ट्री बताए कि जी बचपन में मैंने ये किया, जवानी में मैंने ये किया, शादी से पहले मैंने ये किया, वो एक दफ़ा सुन के थोड़ा सा मलाल करके रो धो के चुप हो जाएगी और एक्सेप्ट कर लेगी। यानी माजी में जो हुआ वो अगर शौहर ने बता दिया वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन मौजूदगी के अंदर अभी करंट टाइम के ऊपर
मौजूदा दौर के अंदर कोई भी चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेगी, साइकोलॉजिकली वो बर्दाश्त नहीं करेगी, खुशी से बर्दाश्त नहीं करेगी। खातून शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, इस स्पेस को शेयर नहीं करती है, साइकोलॉजिकली वो शेयर नहीं करती है। माजी को भूल सकती है, लेट गो कर सकती है, लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहती है। तो कोई भी खातून दूसरी शादी को साइकोलॉजिकली दिल से पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो शेयरिंग नहीं चाहती है। मर्द की साइकोलॉजी ये है कि मर्द फॉरगेट ही नहीं करता। मर्द तो 25 साल की शादी के बाद भी अगर इतनी सी बात उसको पता लग जाए कि इसका रिश्ता आया था, वो उस पर ही अटक जाएगी उसकी सुई। तो इसलिए वो अटका रहता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक ताला कहता है कि मैं सतारुल उयूब हूँ, तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालता हूँ, तुम्हें भी चाहिए अपने ऐबों पर पर्दा डाला करो। तो बड़ी क्लियर गाइडलाइन है कि खातून को अपने शौहर को कुछ नहीं बताना चाहिए, माजी की कोई बात नहीं बताना चाहिए। आंखों देखा हाल भी हो तो भी डिनाई करे। मर्द की साइकोलॉजी ये है कि वो इल्यूजन में रहने के लिए, शुबे में रहने के लिए तैयार है, लेकिन आपको यकीन अगर उसको कोई चीज़ दिला दी आपने तो वो भूलेगा नहीं, वो फॉरगेट नहीं कर सकता, वो उसको डिलीट नहीं कर सकता। तो इसलिए बेहतर हालात के अंदर बच्चियों को कुछ नहीं बताना चाहिए। तो ये पहली चीज़ है कि जिसके अंदर खातून शेयरिंग पसंद नहीं करती है, किसी भी हाल में दिल से पसंद नहीं करती है। तो अब जाहिर है अगर आप जब दूसरी की बात करेंगे जो उसको पसंद नहीं है, तो वो तो उसको पसंद नहीं है, और उसकी रीज़न क्या होनी चाहिए, कोई वजूहात होनी चाहिए। यानी अगर आप शादी कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, आप दूसरी शादी कर रहे हैं उसकी कोई वजह होनी चाहिए। तो अगर वो कॉन्क्रीट वजह भी नहीं है और उसको वजह के बावजूद भी पसंद नहीं है, तो उसको बुरा ही समझा जाएगा दिल से। नहीं, हमारी सोसाइटी में हम कहते हैं कि इसने दूसरी शादी की, ये यकीनन गलत है, या इसका दिल भर गया है तो इसने की है। मर्द का पर्सपेक्टिव, मर्द को बहुत ही गलत इमेज दे दी जाती है ना फिर, कि इसने दूसरी शादी की, ये गलत इंसान है। वो इसलिए क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, मैंने अर्ज़ किया ना आपको, कि क्योंकि जो खातून है उसके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरी तरफ जो बंदा जो ये कर रहा है और उसकी कोई वजूहात सामने नहीं है, तो हमारे यहाँ इमीडिएटली एक लेबल आता है कि ये अयाशी के लिए कर रहा है। ऐसे ही है ना, जबकि पहली शादी भी अयाशी के लिए नहीं होती है। हमारे मफरूज़े इतने गलत हैं कि हम समझते हैं कि शादी जो हम कर रहे हैं ये शायद किसी जिनसी निकास के लिए कर रहे हैं। शादी का पर्पज़ ये नहीं है। पहली शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ, पहली शादी इसलिए हुई थी क्योंकि सोसाइटी में रहने, इसकी शादी नहीं हुई तो इसकी शादी कर दो। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि जो एक निज़ाम है दीन का, फितरत का, वो शादी की तरगीब देता है कि शादी करेंगे, एक यूनिट बनेगा, एक पर्पज़ होता है ना। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि जो उसकी जो जिनसी जिबलत है उसके लिए वो शादी कर रहा है, तो वो तो फिर वो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि ये शादी के पर्क्स हैं। यानी शादी के जो एडवांटेजेस होते हैं उसके अंदर एक ही एडवांटेज है, शादी का मकसद ये नहीं हो सकता। तो अब जब हमारे जहन में ये है कि जी आदमी इसलिए करता है, अब वो दूसरी करने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोई अयाश जहन रखता है, ये कोई ज़्यादा उसकी तरफ जो है वो जा रहा है, तो इसलिए ज़ाहिर है वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और मतलब मर्द हजरात भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। खातून को तो मैंने आपको बता दिया साइकोलॉजिकली उसको तो पसंद ही नहीं है। तो ये हमने मतलब तो हमारी जहालत हुई ना कि हम एक चीज़ को लेबल लगाने के लिए जा रहे हैं कि अगर किसी ने दूसरी शादी की है तो वो एक गलत काम कर रहा है। बल्कि ऑन द अदर साइड अगर वो फ़ख्र से बैठ के बता रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। कैसे है ना, उसको तो कोई संजीदा नहीं ले रहा है आपके, यार ये क्या बात हुई कि आपकी जो है आप बता रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। शादी जैसी हुई तो आपने कोई हुई ये क्या, ये गलत हो गया, ये आपने जो गलत हो गया। तो हमारी सोसाइटी की एक्सेप्टेंस उस लेवल की नहीं है, इसलिए। अच्छा, आपने अभी अर्ज़ किया कि शादियाँ ही नहीं हो रही। शादियाँ क्यों नहीं हो रही? मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की है, 20 साल लड़की, 25 साल लड़की, वो चाहेगी कि मैं 50 साल आदमी से शादी करूं, लेकिन मैं 28 साल वर्किंग बंदे से शादी ना करूं, मेहनती बंदे से शादी ना करूं। ऐसा क्यों? औरत तो यही चाहती है ना, मुझे इज़्ज़त और वो मिले, प्यार मिले, लेकिन फिर भी एक तरफ वो जो 50 साल बंदे की तरफ वो निशानदेही करती है कि मैंने इसी से शादी करनी है, वो फिर पैसा भी चाहती है। पैसा भी नहीं, पैसा ही चाहती है। पैसा ही चाहती है पैसा भी नहीं, पैसा ही चाहती है। अच्छा। मैं अपनी सोसाइटी में आजकल देख रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपनी बेगम को भी कह रहा था कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जिसको जो सबसे ज़्यादा गैर महफूज है, वो पैसे वाला शादीशुदा मर्द है। अच्छा, इस वक्त सबसे वल्नरेबल वो है, क्योंकि जितने हमले उसके ऊपर होते हैं, और उसका रीज़न उसका हुलिया नहीं है, उसका रीज़न ऑब्वियसली उसका पैसा है, उसका स्टेटस है। तो अब जब हम मादा परस्ती के ऊपर इस हद तक आ जाएं कि हर चीज़ पैसा हो जाएगी, तो उसके अंदर आप देखिए
नॉर्मल अगर एक जज्बात देखें, एक 20 साल 21 साल 22 साल की उभरती हुई जवानी के जो जज्बात होते हैं उसके अंदर कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं, लेकिन वो सबको माइनस करके 50-55 को देख रही है। तो इसका मतलब ये क्या क्या देख रही है? इसका वो मतलब पैसा, वो लड़का नहीं देख रही, वो लड़के का बाप देख रही है, जिसके पास सारा कुछ है। जिसके पास पैसा है वो पैसा देख रही है, और उसका जहन में ये है कि ये जो पैसा मुझे पास आएगा इससे मुझे सारी मतलब खुशियाँ मिलेंगी, इससे ज़्यादा मुझे वो मिलेगी। अब लड़की क्या समझ रही है कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है वो भी अब शादी कैलकुलेशन का नाम नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन कर रही है कि यार ये मेरे साथ पढ़ रहा है, ये कब ग्रेजुएट होगा, ये कब बाहर निकलेगा, कब इसको नौकरी मिलेगी, कितने की नौकरी मिलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नौकरी के अंदर तो बिजली का बिल अदा नहीं होगा, आप घर छोड़ें, उसको घर में अभी चाहिए, उसको गाड़ी अभी चाहिए, उसको वेकेशन अभी चाहिए, उसको महंगी शॉपिंग अभी चाहिए। तो वो तो समझ में आ गया कि जो मेरे साथ चल रहा है वो तो ये काम ताहयात कर ही नहीं सकता। जब तक करेगा, जब तक मैं इतनी उम्र हो चुकी होगी तो फिर मैं उसको कब इंजॉय करूँगी। तो ये वो आप समझें कि वो देख रहे हैं कि जहाँ अगर हम इनको टारगेट करते हैं तो इनसे हम ये वक्ती तौर के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। आदमी सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो इसीलिए क्योंकि वो ये सोचेगा ना, अगर वो घर में रहेगा लोग समझेंगे नकारा है, बाहर जाएगा लोग कहेंगे आवारा है। उसके लिए इस वक्त सबसे परेशानी है कि मैंने इतनी सी उम्र में ये जायज़ हो नाजायज़ मैंने हर चीज़ लानी है, हर चीज़ पूरी करनी है, बैंक बैलेंस भी हो, गाड़ी भी हो, हर चीज़ हो, किसके लिए हो। इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो ख़वातीन जो अपने घरों के अंदर अपने शौहरों से इस तरह की डिमांड करती हैं, जैसे आपने बताया कि मुझे नहीं पता बस मुझे चाहिए, तो इसको बज़ाहिर वो जायज़ और नाजायज़ के प्रेशर पे आएगा। अच्छा, जायज़ और नाजायज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच आती ही आती हैं। हराम के पैसे पे फर्मा बरदार औलाद नहीं हो सकती, हराम के पैसे पे वफाशार पार्टनर नहीं हो सकता, ये फितरत के कानून है कि हराम जब मिक्स करके आप लाएंगे तो उसकी कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस हैं। और वही होता है कि वही आप वक्ती दौर के ऊपर तो ये लग रहा है, लेकिन हमने देखा उनके बच्चे कहाँ हैं, पार्टनर्स कहाँ हैं। और फिर एक वो टाइम ये आता है कि वो कहते हैं जब मुझे पास पैसे से ही मैं खुश कर रहा हूँ, तो वो वाली खुशी जो मुझे चाहिए, अब वो अगेन वो जायज़ है या नाजायज़ है, वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर वो उस पैसे से वो वाला भी इस्तेमाल करता है ना, तो वो खातून को उस वक्त पता लगता है कि यार ये बड़ी देर हो गई, क्योंकि अब जब आप भी 40 की हो गई, ठीक है, और उसके पास पैसे और बढ़ गए, तो उसके पास तो 18-20 वाली फिर वापस मिलनी शुरू हो गई। अब आप क्यों अट्रैक्टिव होंगी, अब आपकी क्या वैल्यू होगी। ऐसे ही वो औरत यही कहेगी ना, मैं आपको इजाज़त दे देती हूँ दूसरी शादी की, लेकिन शर्त ये है कि आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से मैं शादी करके आई थी। आप उसी साइकिल पे आ जाएं, आप उसी पे आ जाएं, फिर आप शादी करें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन देखें वो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। मेरे पास पैसे हैं तो मेरा जो दिल चाहे, अगर मेरे ही पैसों, आपने मुझे इसलिए अप्रोच किया था कि मेरे पास पैसे थे, आपको मैं मेरे पे आप अय्याशी करते रहे, आप अब मुझे बाउंड थोड़ी कर सकते हैं कि मैं अपनी दूसरी अय्याशी, तीसरी अय्याशी, चौथी अय्याशी नहीं करूँ। मतलब आपके कहने से क्या होता है कि ना, क्योंकि वो स्टेप ही गलत थे ना, वो बुनियादी जो है वो गलत थी। अगर उसका मकसद पैसा था और मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो ऑनलाइन बाज़ार है, तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास पैसे हैं, मैं दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जिस तरह के ऑप्शन में चूज़ करूँगा। माशरा तो इसी तरह जब बिगड़ता है। अच्छा, आपकी किताब थी, मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। आप इसमें एक बात थी घरेलू तनाज़ात के बारे में, कि यही रीज़न्स है कि हमारे घरेलू तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। घरेलू तनाज़ात के बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो अदम बर्दाश्त, कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। इख्तिलाफ हुस्न है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हम अगर सारे एक ही जैसे कपड़े पहन के बैठे तो प्रॉब्लम आपको व्यूअर भी कहेगा क्या क्या यूनिफॉर्म में आए हुए। इसका मतलब है कि आपका दूसरा कलर और मेरे कपड़े को दूसरा कलर एक इख्तिलाफ रखता है लेकिन हुस्न रखता है। ऐसा ही है ना। तो इसीलिए जो अब ये हो रहा है कि जो इख्तिलाफात हैं उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, हम ओपिनियन सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हम एक फ़ेक मुनाफिक दुनिया के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, फेसबुक इज़ अ फेक बुक, तो उसके ऊपर जो भी आप डाल रहे हैं वही दिखा रहा है, जबकि 90% वो हकीकत नहीं होता। उसको फिर आप कंपैरिजन और कंपटीशन पे चले जाते हैं, आप मुकाबले की दौड़ में चले जाते हैं। और मुकाबले की दौड़ में तो हलाकत ही मिलती है आखिर के अंदर। तो जब आपको इस तरह की नाचाकियाँ शुरू हो जाएं और आपके अंदर फासले आने शुरू हो जाएं, तो पहले ज़ाहिरी तौर के ऊपर जहनी फासले आते हैं, जज्बाती फासले आते हैं, फिर जिस्मानी फासले आते हैं, और उसके बाद फिर वो आप कुत्ते बिल्लियों के लड़ रहे होते हैं हर छोटी छोटी बात के ऊपर। औलाद आपको देख रही होती है, वो आपको कॉपी करना शुरू कर देती है, फिर आप कहते हो औलाद बदतमीज़ हो गई, उस पर भी लड़ते हैं कि तुम्हारी वजह से बदतमीज़ हुई है, हमारी वजह से बदतमीज़ हुई है। अच्छा, ये गुस्सा और अनापरस्ती ये किस कदर रिलेशन को वीक बनाती है? ऑब्वियसली हलाकत है ना।
हलाकत है। रिश्ता जोड़ने के लिए तो ये दोनों चीज़ें हलाकत हैं। ये तो मतलब तलवारें हैं जो काट देगी रिश्ते को, कि अगर आप हर वक्त एक आदमी गुस्सा करेगा और दूसरा बर्दाश्त नहीं करेगा तो ये भी नहीं हो सकता कि गुस्सा सिर्फ एक ही का टाइटल है और दूसरे को सिर्फ बर्दाश्त करना, वो भी नहीं चलेगी कहानी। क्योंकि आप वो कह रही है कि जी ठीक है, तो वो क्या होता है फिर आप अपने रास्ते निकालते हैं। मैंने अगर आप किसी को नाजायज़ बहुत ज़्यादा दबाया है और उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, 100% मेरे पर डिपेंडेंट है, हो सकता है कि उसके जो गुस्से के असरात हैं वो मुझ पे नहीं आ रहे, लेकिन ये तो नहीं होगा कि कहीं नहीं आ रहे, वो कहीं ना कहीं आएंगे, वो बच्चों के ऊपर आएंगे, वो घरों के ऊपर आएंगे, उसके अपने जिस्म के ऊपर आएंगे। और दूसरे जो रिलेशनशिप्स हैं वो अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मर्द ही मतलब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रख रहे हैं, ख़वातीन भी मतलब इस तरफ आ चुकी हैं। अच्छा, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा एक ना औलाद सफ़र करती है। मतलब डाइवोर्स हुई है तो आप अपनी अना तो जीत जाती है, लेकिन आप पेरेंट्स बच्चे हार जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी है आपकी किताब में औलाद की तरबियत के हवाले से। लेकिन ये भी तो है ना कि हम कहते थे कि हम वो औलाद हैं जो अपने माँ बाप की हर बात मानते थे, लेकिन अब जो औलाद है, मैं पूछूं अपने बच्चों से तो वो कहते हैं हमने आपकी सुननी नहीं। इसमें क्या फ़र्क है? हम तो सारी बातें मानते थे, हमारे बच्चे नहीं मानते। हम ये सोचते थे उस टाइम पे कि हम माँ बाप बनेंगे तो हमारे बच्चे भी मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दो एक्सट्रीम्स थे, ना वो सही है ना ये सही है। अच्छा, ना वो सही है ना ये सही है। बात वो माननी चाहिए जो सही हो, ठीक, और वो बात के लिए कुछ ना कोई दलील होगी। मुझे अल्लाह की किताब माननी चाहिए, मुझे अल्लाह के रसूल का फरमान मानना चाहिए, वालिदैन की हर वो बात जो इन दोनों के ऊपर पूरी उतरती है मुझे माननी चाहिए। लेकिन अगर वो बात इन पे पूरी नहीं उतरती है तो मुझे नहीं माननी चाहिए। वालिदैन को ये नहीं मनवानी चाहिए, वालिदैन को ये बात नहीं मनवानी चाहिए। तो अगर आप ज़बरदस्ती उस टाइम के ऊपर मनवा लेते थे तो उस टाइम पे भी गुस्सा तो आता था। अभी मेरे एक और जो है वो था, हालांकि वो बड़ा एक CEOs एंड MDs का एक ग्रुप था, आपस में आपस बात हो रहे, तो सबको ये शिकायत थी कि जी वो हमारे तो वालिदैन किसी के भी सामने मुंह पे थप्पड़ मार देते थे, हम खड़े हो जाते थे और चुपचाप खड़े रहते थे, हम तो कुछ भी नहीं कहते थे। ऐसा ही आज के बच्चे के तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम तो उनको डांट नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर दीन मेरा ये कह रहा है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसके कौल और अमल से दूसरा इंसान, मुसलमान नहीं इंसान, वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसके कौल और अमल से दूसरे इंसान की माल, जान और इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि क्या उस बच्चे की जिसको आपने पब्लिक में थप्पड़ मारा है उसकी इज़्ज़त नफ्स नहीं थी? क्या वो मजरू नहीं हुई है? क्या वो आपका ये अमल इस कौल की निगेशन नहीं है? तो आपने जो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू की और वो कुछ नहीं कह सका, तो और आप इसको सही समझते, क्या ये जायज़ होगा? वो चीज़ फिर उसके माइंड में शायद बैठ जाए कि उसकी शैटर हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी शैटर हो जाती है। हमें देखें ना, हमारे पास जो क्लिनिक्स के ऊपर हज़ारों आदमी आते हैं और ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, वो शैटर कर देते हैं ना। आप बड़ा क्लियर गाइडलाइन है कि जनाब तनकीद जो होगी तन्हाई में और हौसला अफजाई होगी पब्लिक में। आपने थप्पड़ कैसे मारा? थप्पड़ तो अलाउ ही नहीं है मेरे दीन में। पहली बात तो ये कि मेरे दीन में थप्पड़ अलाउ ही नहीं है, तो पहले तो आपने ये दीन की वायलेशन की, फिर आपने पब्लिक के अंदर जो है वो की, और वो खामोश खड़ा रहा तो इसको आपने समझा कि ये मैंने बहुत अच्छा काम किया। आज का बच्चा जो है वो अब दूसरी एक्सट्रीम पे चला गया ना। जब आप किसी को प्रेशर करेंगे तो उसके रिएक्शन इसी तरह का ही आता है, फिर इसी तरह का आता है कि वो हाथ उठाने के लिए तैयार हो गया है, अब वो गालियाँ देने के लिए तैयार हो। गाली अगर आपने दी है पहले गलत है ना, आप दें। मेरे पास मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में किसी में कहा होगा कि एक बच्चा आया था, वो फर गालियाँ बक रहा था, तो और इसकी ज़ाहिर माँ परेशान थी। मैंने कहा बेटा ये तो कॉपी कर रहा है, किसी को कॉपी करता है, आप मुझे बता दें किसको कॉपी कर रहा है। कह रही मेरे ससुर को कॉपी कर रहा है। मैंने कहा आना किसको चाहिए था? आना किसको चाहिए था? ससुर को ना, वो तो आएंगे नहीं। इस बच्चे का क्या कसूर है? ये कोई रिमोट कंट्रोल है जो मैं पॉज कर दूँ, स्टॉप कर दूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा? तो सवाल सोसाइटी वो कॉपी करता है, बच्चा इज़ ओनली कॉपीइंग। तो जब हमारा जो वालिदैन की तरबियत थी वो काबिल इस्लाह है, वो सही नहीं है। सही सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कौल होगा। वालिदैन कितने बड़े हो जाएं, वालिदैन का एहतराम लाजिम है। आप उनको फाइट बैक नहीं करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं ना वो बात। जो बात गलत होगी वो गलत होगी, हर हाल में गलत होगी। घर में सिगरेट पीना हर हाल में गलत होगी। फ़ोन उठा के कहना मैं घर पे नहीं हूँ, हर हाल में गलत होगी, हर हाल में गलत होगी। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि बच्चे हमारा फरमा बरदार हो, जो हम ये कहें कि वो बस एक अच्छे इंसान बन जाए,
इसके लिए हमें कैसे उनकी तरबियत करनी चाहिए? दीन का फर्मा बरदार हो। अच्छा, ठीक है, बच्चा मेरा फर्मा बरदार ना हो, बच्चा अल्लाह के हुक्म का फर्मा बरदार हो। इसलिए बच्चे को कोई तरबियत होनी चाहिए। मेरा फर्मा बरदार जो है वो इसलिए कि जो बस जो मैं कहूँ वो गलत हो तो भी एक्सेप्ट करे, जो सही हो वो भी एक्सेप्ट करे। ये सोच ही गलत है और ये तरबियत के अगेंस्ट जाता है कि आप एक ऐसी चीज़ को इन्फोर्स करेंगे जो कि गलत है, जो कि गलत है। मैं बड़ा वोकल हूँ किसी एक उसके ऊपर, मैंने शायद किसी कहा होगा उस पर, मैंने कहा आप बच्चे को मदरसे क्यों भेज रहे हैं? मैं तो मदारिस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सवाल ये कि एक छोटा बच्चा मदरसा क्यों जा रहा है, माँ बाप से मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा जी दीन सीखने के लिए। मैंने कहा ये दीन आपको क्यों नहीं आता? ये दीन छोटे बच्चे का कायदा आपको क्यों नहीं आता? तो आप उसको वहाँ पे भेज रहे हैं, कह रहे वो हमने सीखा नहीं है ना, तो मदरसे किसको जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए। उसको क्यों भेज रहे हैं बेचारे को, उस वल्नरेबल बना के? आप जाए ना। ये आउटसोर्स करने का काम कब तक करोगे आप जाए ना। तो जिसका काम है वो आप आउटसोर्स करना चाहते हैं और फिर ये चाहते हैं कि ये वैसा बन जाए जैसे हम थे। अगर हमारे बड़े बहुत ही अच्छे होते, विद एहतराम के साथ कह रहा हूँ, तो हमारा मुल्क इस हालत में नहीं होता, हम लोग इस हालत में नहीं होते, हम दुनिया के गरीब तरीन लोग ना होते, हम थर्ड वर्ल्ड और थर्ड क्लास सिटीजन ना बने हुए होते। दुनिया हम पे ट्रस्ट कर रही होती है ना। आज पूरी दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती। तो हमारे अमाल की वजह से, हमारे कौल फेल की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से, तो हम जिसकी जनरेशन्स हैं उनको उसकी क्रेडिट लेना होगा ना। अच्छा, ये पाकिस्तान में ये चीज़ है, मदर्स को तो उनका मिल जाता है राइट, फादर्स को उनका हक नहीं मिलता। बच्चे से पूछे तो बच्चे कहते हैं हमें माँ से प्यार है, माँ के नाम पे हॉस्पिटल हैं, माँ के नाम पे इदारे हैं, माई मदर इज़ बेस्ट। फादर का कुछ भी नहीं। फादर को उसका मुकाम मिला ही नहीं है, मुझे लगता है पाकिस्तान में। जब तक माँ जहर घोलती रहेगी, जब तक बाप को विलन शो करती रहेगी, क्योंकि शाम को बाप आने वाला है, इधर उधर हो जाओ, उनसे आपने कहना है कि ये करो, नहीं सारा दिन डरा रहे ना, तेरा बाप आएगा पूछ लूंगी, तेरा बाप आएगा ये नहीं करेगी, तेरा बाप आएगा ये करेगी। बाप को इज्जत कब करा रही है बीवी? शौहर की इज्जत कब करवा रही है? नहीं करवा रही ना। और अनफॉर्चुनेटली पॉइंट इज, मैंने क्या कहा, शौहर ने भेजा तो गुस्सा किया, शौहर को कुछ नहीं कह सकती थी, उसने कहा बच्चे को परागिंदा करते हो, बच्चे को जहरीला करते हो, बच्चे को बाप के खिलाफ जो है वो करते हो। अब वो आया, उसने सिर्फ एक ही देखा कि अब्बा गुस्सा कर रहे थे, अम्मा रो रही थी। बच्चे की हमदर्दी किस पे जाएगी? माँ पे जाएगी। उस बेचारे को तो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता ना कि ये हो क्या रहा है, सारी गेम क्या हो रही है। तो वो ख़वातीन जो बच्चों के आगे अपने शौहर की बातें उजागर करती हैं, वो उनके बच्चे उनके साथ भी यही करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि, लेकिन कुछ माएँ ऐसी हैं कि जिन्होंने वाकई बहुत अच्छी तरबियत की होती है, तो जब ये मौका आता है तो फिर लोग कहते हैं कि यार मुझे माँ के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए ज़्यादा हमदर्दी रखता है, क्योंकि जाहिर है वो इमोशनली, बायोलॉजिकली, फिज़िकली माँ का हिस्सा था ना वजूद का, तो उसकी नेचुरल अटैचमेंट अपनी माँ के साथ होगी। तो फादर्स का हम ये देखते हैं कि आजकल के ज़माने में फादर्स जैसे मेल हजरात बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। पहले ऐसे नहीं था, मतलब हमने जो अपना बचपन देखा, हमने नहीं देखा कि हमारे फादर थोड़ा शाय फील करते थे किसी के सामने तारीफ़ करने में। आजकल के दौर में ऐसा नहीं है, फादर्स एक्सप्रेस करते हैं, हस्बैंड्स एक्सप्रेस करते हैं, भाई भी। हमेशा से करना चाहिए। तरगीब भी यही थी कि आप जो है वो करें, आप एक्नॉलेज करें। आप इसके बावजूद देखें कंप्लेंट्स हैं, बहुत कम कर रहे हैं ना। ये जो बातें आप कह रही हैं ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं बेटा, एक्नॉलेज नहीं करते। जिस लिहाज से अभी रमज़ान गुजरा है, अब गर्मी का आपको मालूम है कि रमज़ान गर्मियों का रमज़ान था। अब उसके अंदर वो बेचारी को बिल्कुल ऐन वक्त के ऊपर, जब रोज़े से 2 मिनट पहले गर्म पकोड़े खाने, यार खुदा का खौफ करें, वो भी इंसान है, उसका भी रोज़ा है। वो अगर असर के टाइम पकोड़े बना के रख लेगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। लेकिन उसको उस लेवल तक के, और उसको कौन सी अप्रिसिएशन की है बेटा, खाना लग गया, सब खा रहे हैं, सब उसके ऊपर कह रहे हैं, बताएं ना यार, बच्चों को बताएं यार, देखो तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत की है, इस गर्मी में खड़े होकर, खुद भी रोज़ा है, अभी आप लोगों के लिए गर्म लेके आ रही है, ठीक है, अभी चीज़ें लेके आ रही है। तो जितना एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए कम करते हैं। असल में उसकी भी एक प्रेशर ये है कि जैसे ही करते हैं तो दूसरे वाले कहते हैं देखो जन मुरीद हो गया, देखो बीवी के जो है वो पैर चाट रहा है, देखो बीवी फलाना कर रही है, देखो ये कर रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ ना, हमारे अनफॉर्चुनेट है। कुछ ऐसा भी होता है ना कि अगर आपको कहीं लव और अफेक्शन मिला, आपने अपनी खुशी से वो सब कुछ किया, वो जो खुशी से करने वाला है वो एक अलग है। ऐसा ही है, देखिए हमारे जो माशरा है उसके अंदर ये ख़ातून के लिए ये फितरत में है, हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में, कि हमारी घर की बेटी बहन माँ
खिला के खुश होती है, खा के खुश नहीं होती है, खिला के खुश होती है। ऐसे ही है, ठीक है ना, वो खिला के खुश होती है। लेकिन वो जो खिला के खुश हो रही है तो उसकी अप्रिसिएशन बहरहाल उसको करनी तो चाहिए। बिल्कुल, उसका तकाजा तो ये है ना कि अगर वो सबको देख रही है, पका रही है, खिलाती है, आपको खाता हुआ देख के जो है वो खुश होती है, बाद में जो है वो आखिर में खाती है, बाज़ दफ़ा तो बचा हुआ खाती है, बाज़ दफ़ा नहीं भी खाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सरशार होती है कि चलो जी मेरे शौहर ने, मेरे भाई ने, मेरे जो है वो बच्चों ने खाया है। तो इसकी एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन होनी चाहिए। ये मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें ना वेस्ट से भी आई हैं। वेस्ट में एक कहावत है ना, वुमेन वेदर और वेल्थ, वुमेन वेदर और वेल्थ, इनका कोई भरोसा नहीं। वेस्ट से तो ये चीज़ नहीं आई है। वेस्ट तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट, उनका तो निज़ाम ही ख़त्म हो गया, कमिटमेंट ही ख़त्म हो गई, शादी ख़त्म हो गई। जितना मेरी सारी ज़िंदगी वेस्ट में रहा हूँ, मैं तो 15 साल का था जब पाकिस्तान से चला गया। वहाँ से तो खैर ये नहीं आई है। तो आप पाकिस्तान में आपको किस चीज़ का भरोसा है? आप एक दिन पहले आपकी छुट्टी हो गई, आपको पता था? आप बाहर निकलेंगे क्या होगा, आपको पता था? ये तो मतलब एक खिजानी ज़िंदगी के अंदर है कि जी मौसम का कुछ नहीं पता और पैसे का कुछ नहीं पता और किस चीज़ का पता है आपको? अपनी ज़िंदगी का नहीं पता। ये तो ऐसे ही है ना। तो जितने हमारे यहाँ आपको लाइट का नहीं पता, भी आएगी ही जाएगी। हमसे ज़्यादा रेजिलियंस जो है वो कौन होगा? देखिए मैंने फिर भी इस सिचुएशन में हमें खुश रहना हमने सीख लिया। हम रेजिलियंट कौम है, हम, इसमें कोई शक नहीं कि हम मगरिब से ज़्यादा बेहतर कौम है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे यहाँ वैल्यूज़ हैं, मेरे यहाँ इक़दार है, मेरे यहाँ तमीज़ है, राइट। इसमें कोई शक नहीं। उधर तो कमिटमेंट नहीं है, उधर तो कमिटमेंट नहीं है, उधर तो सेल्फ ज़िंदगी है। और हमसे ज़्यादा ज़हनी तौर पर परेशान है, हमसे ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, हमसे ज़्यादा खुदकुशियाँ करते हैं, हमसे ज़्यादा जो है वो रिलेशनशिप के और उनके इमोशनल मेंटल इश्यूज़ हैं उनका हमसे ज़्यादा है। इसलिए कोई का सपोर्ट सिस्टम नहीं है। एटलीस्ट हमारे सपोर्ट सिस्टम तो है। हम सपोर्ट सिस्टम हमें सबसे ज़्यादा मिलता था जॉइंट फैमिली से। जो जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम था वो आज के दौर में ख़त्म हो गया, और हम कहते हैं कि इसमें सास ने एक ईवल रोल प्ले किया। और ये इमेज मुझे लगता है कि एक बेटे ने तो नहीं बनाई होगी, ये इमेज तो एक बहू ने बनाई है, ड्रामों ने बनाई है यार। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये ड्रामाबाजी हुई है बहुत ज़्यादा, एग्जैजरेशन हुई है बहुत ज़्यादा। सास को हमेशा एक ईवल रोल के अंदर जो है वो डाला है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ज़रूर जो है वो इख्तलाफात होते हैं, वो एक पिसी हुए घर से आती है, सारी ज़िंदगी के बाद अब उसको इख्तिदार मिलता है, वो एक्सरसाइज करना चाहती है कि जो मेरे साथ हुआ था तो मैं भी इस तरह जो है वो कुछ करूं। तो ये एक्सट्रीम्स तो हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली के कुछ नुकसानात हैं। उसको जब भी आप बैलेंस आउट करेंगे, सवाल ये कि जब आप इस तरह की बात करेंगे कि सारे एक दूसरे के अंदर गटमट हो जाएंगे तो फिर तो वाकई बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन बैलेंस किसने करना है? ये वाला बैलेंस जाहिर घर के अफरादों ने करना है ना। दूसरी तरफ ये होता है कि आप अगर एक स्पेस में रहते हैं और आप अपनी अपनी स्पेस की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट के साथ, मैं फिजिकल स्पेस की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रमज़ान मुबारक में मेरे पोता हुआ है, ठीक है, तो ग्रैंड सन। अब जो मेरी बहू है, मेरी बेटी जैसी है, वो बहुत यंग है, तो वो तो खुद बच्ची है, राइट। तो उसको ऑब्वियसली उसको कौन सिखाएगा कि बेटा बच्चा कैसे हैंडल कैसे करे? वो उसको नहला नहीं सकता, मैं नहलाता हूँ, मैं अपने बेटे को नहलाता हूँ, मैं उसके डायपर चेंज करता हूँ, मैं मालिश करता हूँ, मैं दूध पिलाता हूँ। तो वो अगर उसको कोई दवाई भी लगानी होती तो कहते हैं इमरान अंकल से लगवा लेती हूँ, मुझसे तो कड़ा नहीं जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये अकेली रह रही होती, राइट, अकेली रह रही होती तो फिर इसको ये कैसे ट्रेंड होती? नहीं, हमारे में भी ऐसे था, ऐसे ही है ना। ये कैसे आप सोचे कि जाता था कि वो उनसे हमें बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मेरा सवाल ये है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा जो पोता हो वो आलिम दीन बने। तो जैसी ये खुशखबरी मिली कि मेरी बेटी जो है वो कंसीव किया है, तो उस वक्त से वो अस्माउल हुस्ना और मेरी अपनी इंडक्शंस माँ के पेट में जो है वो सुनते हुए दुनिया में आया 8 महीने। और अब उसके बाद फिर हमारी अभी 2.5 महीने का है, और अभी मतलब मैं आपको पिक्चर्स जो है वो दिखाता हूँ कि मैंने उसको औंधा लिटा रखा है। मैंने कह रही ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नमाज़ पढ़ रहा। यानी मैंने उसको इतना फ़न बनाया है उसके लिए, उसको उल्टा करना भी जो है वो फीड इन है कि जी अब। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये दादा दादी नहीं होते तो ये जो ब्यूटिफिकेशन है शादी के बाद, जब क्योंकि बच्चियाँ आजकल कमज़ोर हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बाद तो सप्लीमेंट की बच्चियाँ हैं ना, वो अब वो माँ बन गई हैं। अब उसके बाद बताइए कि वैसे भी डिलीवरीज़ के बाद खातून को वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आने में 6 से 9 माह लगते हैं डिलीवरी के बाद। ओके, अब उस 6 महीने के अंदर जहाँ वो खुद एक रिकवरी प्रोसेस से गुजर रही है, बच्चा पालना आसान तो नहीं है जिसको हर घंटे बाद उठना है, उसका तो इतना समय आता है 1 घंटे के बाद उसको फिर दूध पीनी है, डायपर चेंज करना है।
वो पीरियड आपने अपने बच्चे के लिए नहीं इंजॉय किया होगा जो आप अब इंजॉय कर रहे हैं। असल में इसके रीज़न ये था कि जब अपने बच्चे का टाइम था तो उस वक्त बहुत जद्दोजहद कर रहे थे। उस वक्त ऑब्वियसली एक टाइम होता है ना जब आपने जद्दोजहद करनी है, तो अगर आप जद्दोजहद कर रहे होंगे तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मैं जो है वो मिस की कि हम अपनी जद्दोजहद में थे, कारोबार में थे, उसको रोटी रोज़गार के मसाइल थे। अब जब आप आसूदा हो जाते हैं तो आपके पास वो वक्त अब अवेलेबल होता है कि जब आप सारे शौक उस पे पूरे करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा आपके सवाल का ये था कि अगर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का हुस्न देखें ना कितना है कि उसकी सेहत भी है, ठीक है। अच्छा आज भी वो मतलब ज़ाहिर है उन अभी तो नए शादीशुदा ही है ना, अगर उनको शाम को एक साथ कहीं डिनर पे जाना है तो वो अभी से 2 महीने का बच्चा किसके पास छोड़ के जाएं, तो देखें अब उसको ये फिक्र भी नहीं है कि यार मैं किसके पास छोड़ के जाऊँ। आज मैं भी आज यहाँ पे हूँ तो मुझे भी है कि मेरे बच्चे हैं अपनी ग्रैंड मदर के पास और मुझे पता है वो महफूज है, वो सही रहेंगे। और मैं दूसरी बात ये कि देखें माँ बाप के माँ बाप से ज़्यादा बच्चों के साथ मुखलिस तो नहीं हो सकता ना, पैसे दे के तो आप तरबियत नहीं करा सकते। तो वो जो विजडम दिखाएंगे, वो जो मोहब्बत सिखाएंगे, और बच्चे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है वो टच है, लम्स। आप मुझे बताइए कि दादी और मासी के लम्स में फ़र्क तो होगा ना डियर, वो एनर्जी का फ़र्क तो होगा ना कि आप क्या चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने एक वो एक्सट्रीम जिसके अंदर सारी ये घर के अंदर जॉइंट फैमिली, वो तो हलाकत है, और एक बिल्कुल इसी तरह के आप ढुलते फिरें मासियों के हवाले करके, वो एक दूसरी हलाकत है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो एक्चुअली हुस्न है। अच्छा, एक मुझे उन लोगों के लिए मेंटल थेरेपी बताएं कि जो लोग वीक रिलेशनशिप या डिवोर्स जैसे दौर से गुजर रहे हैं। देखिए हमारे पास जब ये लोग आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अब ये भी याद नहीं है, सैकड़ों में होंगे वे जिन्होंने डिसाइड कर लिया था, फाइल भी कर दिया था खुला को, या उसको या एक तलाक भी हो गई थी, और उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में वापस रिकनसाइल होके रह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो तलाक है ये रब ताला के गज़ब को जगाता है। कुछ रिवायत है कि ये आसमान थर थर आता है कि ये इतना मतलब, तो इसलिए इसको जोड़ने की 100 कोशिशें करनी चाहिए। तोड़ने के आसान है, जोड़ने के लिए 100 कोशिशें करनी चाहिए, सारे ऑप्शंस आपको इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर इस तरह की कोई बात हो कि आपके पास कोई न्यूट्रल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिलीज़ में से वो न्यूट्रल लोग चले गए कि जो कि इंसाफ से बात कर सके दोनों तरफ से, तो इसलिए ट्रस्ट नहीं रहा। उस अदालतें तो आपको पता है वो उधर तो कुछ हाल ही कुछ और है अदालतों का, कि अदालत से जाके किसी तरह रिकन्सिलेशन कराए। मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा शऊर आ रहा है कि एक मैरिज काउंसलर के पास जाएं और दोनों अपनी बात पेश करें, और वो फिर एक रास्ता निकालने की कोशिश करे कि एक रिकन्सिलेशन का रास्ता कैसे हो सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे में ये देखा है कि दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं, एक पश्तो बोलता है, एक सिंधी बोलता है, तो अच्छा। उसको उसकी समझ में नहीं आ रही, उसको एक की समझ में नहीं आ रही, बात एक ही कर रहे हैं। तो न्यूट्रल इंटरप्रेटर लाइक अस, वो उनको बताता है कि जी ये कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें गैर हकीकी हो जाती हैं इमोशंस की वजह से, क्योंकि जब जज्बात भड़कते हैं तो होश काम नहीं करता, तो फिर उल फूल भी निकल जाती है, गैर हकीकी बातें हो रही होती हैं। ठीक है, अब एक शख्स है, उसकी नौकरी है, लाख रुपए उसकी टोटल इनकम है, आप उसे कह रहे हैं मुझे डिफेंस में बंगला दिलाओ, वो तो अंडरस्टूड है, वो उसका उल फूल बात कर रही है ना। और अगर खुद वो डिफेंस आ रही होती है तो बहुत अच्छी लग रही होती है बात कहते हुए ऐसे ही है ना, तो वो उल फूल बात कर रही है। तो इसी तरह दूसरी तरफ भी ऐसा होता है कि फजूल किस्म की बात हो रही होती है। लेकिन अगर आप, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं उनमें से 1 या 2 लोग होंगे जिनके ऊपर मैंने कहा था कि सेपरेशन होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो नशे में, गलत आदतों में, जिनसी बेरारवी के अंदर, तो वो ऐसा चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर वो लड़की गैर महफूज है, तो और वो इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो इलाज कराने के लिए तैयार है तो फिर तो ऐसा भी है कि बच्चियों ने थोड़ा सा गुजारा किया और वो राय रास्त पे आ गया। लेकिन जो शख्स आने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो बच्ची गैर महफूज है ना। नशा करके अगर आप हाथ में छुरी लेके खड़े तो वहाँ पे मैं अपनी बेटी कैसे छोड़ दूँगा? ऐसे ही है ना। तो इस तरह के केसेस के एक्सट्रीम के अलावा मैं समझता हूँ रास्ता निकल आता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने ना किसी स्पीकर को कहते सुना है कि अगर आपने ना शादी करनी है तो लव मैरिज ही करें, ताकि बाद में आप अपने माँ बाप को ना कोसें। इससे ज़्यादा खुराफात तो कोई बात नहीं हो सकती। जो भी ये जो स्पीकर्स होते हैं ना, मैं सबका एहतराम करता हूँ, इंसान से तो नफ़रत मेरा दीन सिखाता भी नहीं है, लेकिन वो मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं एक स्पीकर हूँ, मैं कभी नहीं कहता मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक इंस्पिरेशन हूँ। मैं सिर्फ वो बात कह रहा हूँ जिसमें मैंने अमल किया है।
मैंने अगर अमल नहीं किया तो मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। आजकल इस तरह की मोटिवेशन लोगों को आ गए मिलेगी होंगे तो बेटा, वो चूरन बेचने तो हर शोबे में चूरन बिकता है, लेकिन जो काम मैंने नहीं किया वो मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं सोल्यूशन के बगैर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको स्टेप्स बताए, मैं स्टेप्स बताऊँगा। मैं स्टेप जब भी बताऊँगा अगर मेरा तजर्बा है, अगर वो मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। अगर मेरा बच्चा, मेरा एक बेटा एक बेटी है माशाल्लाह, और वो 1 बजे भी रात को, अभी तो शादीशुदा हो गए, अभी भी अगर वो आते हैं तो वो कमरे से जाने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको अपने पेरेंट्स की कंपनी इतनी चाहिए कि वो 1 बजे रात को भी अपने जाने के लिए तैयार नहीं है। तब तो मुझे लगता है मुझे पेरेंटिंग सिखानी चाहिए। और मेरे कैनेडियन बॉर्न इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे हैं ना, तब तो मुझे लगता है कि यार मुझे पेरेंटिंग सिखानी चाहिए। या मेरी वाइफ है, वो इज़ आर्किटेक्ट ऑफ आवर इंटायर फैमिली, तो मुझे लगता है मुझे मैरिज काउंसलिंग सिखानी चाहिए। अगर मैं दुनिया के 4 बड़े आज़मों में कारोबार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कारोबार सिखाना चाहिए। ऐसे ही है ना। तो मेरा सवाल ये है कि मैं ऐसी कोई हवा की बातें क्यों करूँ, ऐसे हवा की बातें क्यों करूँ? क्योंकि अब मुझे बताइए कि ये जो लव की जिसको डेफिनेशन है, ऐसे मैं तो मगरिब का बच्चा हूँ ना, तो मुझे पता है जिस लव की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद मेरी बच्चियाँ सिर्फ रुलती हैं। उसके बाद आप निकल लेते हैं इधर उधर, है ना। उस पूरे 1.5 साल में जब आप ये लव कर रहे होते हैं और कोर्टशिप कर रहे होते हैं और दुनिया की हरहदें क्रॉस कर रहे होते हैं, उस वक्त तो, और जैसे ही उसने कमिटमेंट की बात की तो आपकी फुप्पी की बेटी आ जाती है, तो खाला की बेटी आ जाती है, तो मरती हुई अम्मा की कोई ख्वाहिश जो है वो आ जाती है। वो सारी 1.5 साल में तो नहीं आती है। कि ये बात कहना है कि जी ये लव होगा और उसके बाद फिर ये होगा, तो उसकी तो कोई इंतहा नहीं है, उसकी कोई अंतहा। मैं अंडरस्टैंडिंग की बात मानता हूँ, कम्युनिकेशन, मैं खुद कहता हूँ कम्युनिकेशन के बगैर शादी ना करें, 6 महीने की कम्युनिकेशन करें। मैं इन्फोर्स करता हूँ मैं अपनी फैमिली के अंदर, रिश्तों के अंदर, क्या कोई मैं मंगनी को नहीं मानता। मैं कहता हूँ बात पक्की करें, किसी को ना बताएं, हो सकता है कि ना चले आगे बात, तो लेबल ना लगे आपके ऊपर। 6 महीने से पहले शादी नहीं हो सकती, जिसको जल्दी है भाड़ में जाए। 6 महीने का टाइम चाहिए। 6 महीने में आप कम्युनिकेशन करें, अंडरस्टैंडिंग करें, आप एक समझें, फ्यूचर प्लान की बात हो सकती है, क्या किसी की लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, क्या एक्सेप्ट करना होगा, ये सारी चीज़ें करें, करना होगा, ये सारी चीज़ें वो करें। लेकिन वो जो लव की कहानी है वो तो बेरहरवी है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा आपसे। तो ये था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।